As India starts its G20 presidency, the world's fastest growing economy endures geopolitical change, making it pertinent to analyze what lies ahead. Times Network, through its flagship platform, India Economic Conclave, continues the legacy of championing the economic agenda of the country. The 9th edition of the India Economic Conclave focused on India as the emerging third superpower. IDFC First Bank presents the India Economic Conclave, powered by Google. Harnessed conversations to transform India's economic aspirations into action through specially curated sessions of thinkers, policymakers, economists, business leaders and global influencers. The event not only got to witness the thought-provoking idea towards the development of the nation, but also experienced an immersive performance by 3-time Grammy Award winner Ricky Cage. Reach out, let us join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. In this episode, Bhupesh Baghel, Chief Minister of Chhattisgarh, discussed the state's roadmap to contribute to the nation's growth ambitions with Managing Editor Times Network Nikunj Garg. And in the later half, V.K. Devangan, Chief Managing Director of REC, explored how they are lighting up rural India with Managing Editor of ET Now and ET Now Swadesh Nikunj Dalmia. टाइम्स नेटवर्क के साथ में जुड़े रहे हैं। इस बार भी हमारे इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आपकी भागीदारी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। और मुख्यमंत्री जी, चूंकि इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है तो मैं आपसे इकोनॉमिक मसलों पर ही बात करूंगा। आपने हाल ही में एक बजट पेश किया है और बजट में आपने कहा, क्योंकि सरकार की आपकी बड़ी निंदा होती रही है इस मसले को लेकर कि बड़े लोन लेते हैं सरकारें, राज्य सरकारों पर ये आक्षेप खासकर तब से लगने लगा है जब से आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करनी शुरू करी है कांग्रेस पार्टी ने और आपकी सरकार ने। ऐसा कैसे हो सकता है मुख्यमंत्री जी कि आप बिना लोन लिए सारे अपने वायदे पूरे कर दें? देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि वित्तीय अनुशासन बना कर रखना, और दूसरा आय के स्रोत, जो आय है उसमें बराबर मॉनिटरिंग करते रहो और देखते रहिए कि ठीक से राजकोष में पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो हमने उसमें लगातार मॉनिटरिंग की और इसके कारण से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा। तो एक तरफ हमने रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन बनाने का काम किया, और इस कारण से फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारी जो योजना है उसको हम लोग लागू करने में सफल रहे। मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार का ये भी दावा रहा है कि आप पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एमएसपी देते हैं किसान को, न्यूनतम समर्थक मूल्य है वो सबसे ज्यादा आप देते हैं। तो ये वाकई में सही है कि राजनीतिक तौर पर? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि भाई सपोर्ट प्राइस में तो हम भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन से ही वो सपोर्ट प्राइस बढ़ता है। केंद्र सरकार क्या सपोर्ट प्राइस में देती है? भाई, हमारे पास मार्केटिंग फेडरेशन है, मार्केटिंग फेडरेशन को लोन लेने की गारंटी राज्य सरकार देती है। इस साल मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। तो पैसा केंद्र सरकार की गारंटी दी क्या? राज्य सरकार ने दी। और बैंकों से हम लोन लेते हैं, उसका ब्याज देती है मार्केटिंग फेडरेशन, आखिर राज्य सरकार ही देती है। तो केंद्र सरकार कहां से आ गया? केंद्र सरकार चावल लेती है, जब हम उसको प्रोक्योर कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, और उसके बाद उसके एफसीआई जाकर जमा करते हैं। और उस समय ये हमको, अब उनको जरूरत पड़ी तो 62 लाख कर दिए। एक समय था हमारे 26 लाख, जो 36 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे उसको 26 लाख कर दिए। आपने चिट्ठी भी लिखी तब भारत सरकार को? चावल हमारा जमा नहीं किया, तो आखिर चावल धान को हमने नीलाम किया और सैकड़ों करोड़ का घाटा हम सहे। तो घाटा तो हम सहे उसमें ना। भारत सरकार ने कहा किया, उन्होंने कहा कि आप इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो 2,500 में खरीदने का फैसला किया था। तो हमने कहा भाई प्रति एकड़ 10,000 रुपये एकड़ दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल धान भर में क्यों? तो हम मिलेट्स में भी देना शुरू किए, मक्का भी शुरू किए, गन्ना भी शुरू किए, सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं। तो फिर इनपुट सब्सिडी हमने देना शुरू किया, तब जाके वो 62 लाख मीट्रिक टन हुआ। तो वो कभी खरीदेंगे बोलेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे चावल बोलेंगे, लेकिन धान तो हम खरीद ही रहे हैं ना। इस साल तो 20 क्विंटल हमने किया। वो धान खरीदने में क्या सपोर्ट कर रहे हैं? उसको चावल चाहिए हमसे तो चावल लेते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए आप, हम इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, धान से इथेनॉल बना लेंगे और इथेनॉल का रेट आप तय कर दीजिए, इंडियन ऑयल खरीद ले, हम वहाँ देंगे। वैसे भी अभी तक के पेट्रोलियम में 20% ही 20% तक के आप मिला सकते हैं, अभी केवल 6% मिला रहे हैं। तो 14% का कुशन है आपके पास।
लेकिन भारत सरकार जिद में अड़ी हुई है। मेरे फाइल चल रहा है, प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय में अटका हुआ है। आपने चिट्ठी एक लिखी थी भारत सरकार को इसमें कई बार। तो एक मुख्यमंत्री जी आपकी ये डिमांड है कि एथेनॉल का बढ़ाया जाए। एक लगातार डिमांड आपकी ये भी रहती है, अगर हम वित्तीय मामलों की बात करें तो जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर। जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के केंद्र का दावा अब यह है कि हमने जो राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा था वो हमारी तरफ से पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है, सब समय से मिल रहा है। ऐसा अब आप मानते हैं? देखिए, एक चीज है कि ये जो जीएसटी का जो नियम है वो उत्पादक राज्यों के विपरीत है, और ऐसे में औद्योगिकरण की विपरीत इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राज्य सरकार क्यों, मतलब जो उत्पादक राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है और हमको उसका लाभ नहीं मिलता, जो कंज्यूमर स्टेट है उसको ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि जीएसटी उसको ज्यादा जाएगा। और इसी कारण तो भारत सरकार ने 5 साल तक के कॉम्पनसेशन की बात की। तो अब हमको हर साल 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो औद्योगिकरण के विपरीत जाएगा ना। क्यों राज्य फिर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश में उद्योग लगाएगा? क्योंकि उद्योग लगाने के बाद तो पॉल्यूशन का है, जमीन का है और दूसरे प्रकार की बातें आती है, तो उसे तो नुकसान ही होता है। तो औद्योगिकरण चाहिए तो आपको जिन राज्य उत्पादक राज्य हैं उसको कंपनसेशन देना ही चाहिए। पर ये फिर बात आप जीएसटी काउंसिल में उठाते हैं क्या मुख्यमंत्री? कितने बार लिखित में दे रहे हैं, इससे हमको नुकसान हो रहा है उत्पादक राज्यों को। प्रधानमंत्री से मिले हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं, तब भी बात उठाए हैं। क्या रवैया रहता है सरकार का, केंद्र सरकार का? शांत है, चुप है, मत इसका मतलब नहीं करना चाहते। पंडित नेहरू के जमाने से कांग्रेस पार्टी की एक पोजीशन थी ओबीसी कास्ट सेंसस वगैरह को लेकर के। उस पोजीशन को अपने आप लोगों ने अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चेंज किया और कहा कि ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए। तो सामने से आरोप ये लगता है कि ये सब राजनीति के तहत है, आप अपनी राजनीति की सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं ओबीसी के मार्फत। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि देश में अलग अलग समय जो परिस्थितियां रहती है उसके हिसाब से तत्कालीन सरकारें फैसला करती है। पहले उदारीकरण नहीं था, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक के उदारीकरण नहीं था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी समय उदारीकरण हुआ, परिवर्तन आया ना। आप दोनों बिल्कुल विरोधाभास हैं। उस समय जो स्थिति थी उस हिसाब से निर्णय लेते। आज कास्ट सेंसस की बात इसलिए किया जा रहा है कि 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन अभी भी चाहे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में, अपर क्लास में बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं। तो जब तक कि आपको जानकारी नहीं होगा, आपके पास डाटा नहीं होगा, आप उसके लिए योजना कैसे बनाएंगे? यदि योजना बनाते फिर काल्पनिक होगा कि इस जाति के ये वर्ग हमारे से छूट गया, ये एरिया छूट गया है, तो उस हिसाब से आपकी योजना बनेगी। तो ये योजना बनाने आपको सहूलियत होगी ना। तो इसलिए कास्ट सेंसस का आज मांग किया जा रही है। मुख्यमंत्री जी, आपका बड़ा राज्य इन द सेंस हार्ट ऑफ इंडिया में है, बड़ा राज्य, आबादी जरूर कम हो लेकिन क्षेत्रफल काफी है, बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो देश के कई राज्यों से बड़ा क्षेत्रफल है। ऐसे में आपने भी डेटा की बात की और आपने कहा कि अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो क्या योजनाएं आप बना रहे होंगे। सेंसस जो होना था देश का, जो हर 10 साल पे होता था, वो सेंसस नहीं हो रहा है। सेंसस हमेशा भारत सरकार पुशबैक, पहले कोविड के वजह से का दावा किया गया कि कोविड की वजह से नहीं करवा सकते थे। अब कोविड खत्म हुए, तमाम प्रोटोकॉल हटे हुए भी समय हो गया, अभी भी सेंसस नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि गवर्नेंस में, कम से कम जो आपकी गवर्नेंस है, आप राज्य को, सूबे को गवर्न करते हैं, उस गवर्नेंस में नए चैलेंजेस आएंगे इसकी वजह से, अगर सेंसस समय से नहीं हो पाएगा तो? बिल्कुल होगा। 10 साल में होना चाहिए था, 2021 में हो जाना चाहिए, 2023 हो गया, और उसके बाद भी आप सेंसस नहीं करा रहे हैं। आखिर बनाया क्यों जाता है, सेंसस किया क्यों जाता है? जनगणना भी और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों होते हैं, उन्होंने नहीं कराया। हमने आर्थिक सर्वेक्षण अभी करा दिया अपने राज्य में। जनगणना तो हम नहीं करा सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जरूर करा दिया। उसमें कुछ बिंदु में हम आर्थिक सर्वेक्षण किए और उसके आधार पर आगे हम योजना बनाएंगे। देखिए, जैसे हम ट्राइबल की बात करें, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति हैं, 32% उसकी जनसंख्या है। कितने जो जनजाति हैं वो आगे बढ़ गए, बहुत सारी जनजाति हैं जो पिछड़े हुए हैं। और हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब के अभी करीब 9,600 पद हम लोग निकाले सीधी भर्ती के लिए, क्योंकि प्रिमिटिव ट्राइब्स। तो ऐसे अब उसमें भी अब अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन से प्रिमिटिव ट्राइब से आगे बढ़ गए। तो जब तक कि आप आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करेंगे तब तक की बात कहाँ बनेगी? इसीलिए जनगणना होना चाहिए, इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। कर्नाटक में आपकी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला है, मैंडेट नहीं, बड़ा मैंडेट मिला है। आपको लगता है
आपने कई सारे चुनाव अब पार्टी के ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर, सीनियर लीडर के तौर पे करके देख लिए हैं। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में क्या चला, हिमाचल में क्या चला जो बाकी जगह पे नहीं चल पा रहा था, या अब हवा में कोई ऐसा परिवर्तन है जिससे लग रहा है कि माहौल बदलने लगा है? देखिए, जो जुमलेबाजी है उसे जनता उब चुकी है। जो लगातार आप आश्वासन देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, उससे काफी लोग नाराज हुए। आप रोजगार देने की बात आपने की थी, वो किए नहीं। 15 लाख तो खैर जुमला ही है। महंगाई कम करने की बात है। आप उज्ज्वला बांट दिए, अब वो महिलाओं के पहुंच के बाहर हो गया। 400 मिलता था, अब 1200, 1150, 1200 हो गया। आप खाने के तेल देखो, और जितनी भी चीजें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आय के साधन सिमटते जा रहा है। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी। सबसे ज्यादा देश बड़ी आबादी तो किसानों की है। आय दुगुनी तो नहीं हुई, आधी हो गई, लेकिन कृषि लागत है वो दुगुनी जरूर हो गई। तो इससे ऊब गए हैं। हिमाचल में भी ये बात आई। कर्मचारी वर्ग भी खासा नाराज है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय मामला भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। कितने दिन तक के आप धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ करके आप वोट लेते रहेंगे? आखिर जनता समझती तो है, आखिर उनके भी पेट का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आप लोग एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत भी अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश से ही की थी, और उस कैंपेन में भी हिंदुत्व काफी कलर में है। कमलनाथ जी हिंदुत्व को लेके काफी कलर में है। आप खुद एक रामगमन पथ के लेकर के भी, इसीलिए आप हमारे पास नहीं आ पाएंगे जो आप कर रहे हैं फंक्शन। तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व की एक अप्रोच है। सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसे कि कम से कम हिंदुत्व के नाम पे कांग्रेस को कोई ये ना कह सके कि ये हिंदुओं के खिलाफ पार्टी है, जो कि एक ताना या तमगा आपके ऊपर लगता रहता है। देखिए, ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है और स्वतंत्र हैं आप, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने संवारने में लगे हैं। अब बताइए, देश या दुनिया में कहीं भी आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है? हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किया 3 साल तक के, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय विदेशों की 26 टीमें आई थी। 26 देशों की टीम आई थी। हमारे इतना लोकप्रिय हुआ। तो ये क्या हिंदुत्व की बात है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहते हैं। उसके सबके रहन सहन, खान पान, बोली, परंपराएं अलग अलग है, उसकी संस्कृतियां हैं। तो हम उसको देश और दुनिया के मानचित्र में क्यों ना लाएं? यदि राम है वो हमारे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भांजा के रूप में जानते हैं, भांजा राम के रूप में जानते हैं, और हमारे जनजीवन में रचा बसा है, तो हमारी संस्कृति में है। तो यदि उस संस्कृति की बात को उठाएं, यदि हम उस नाम से वोट मांगे तब गलत है। आप तो राम के नाम से वोट मांगते हैं, राम के लिए करते क्या है आप? मंदिर खोलेंगे अभी जनवरी में? बस एक ठो, हम तो 3-3 भगवान राम की मूर्ति लगा दी वहां। इतना छोटा छत्तीसगढ़, कोई हल्ला गुल्लत नहीं किए। चंदखुरी में किए, सबरी नारायण में किए, राजिम में किए। फिर जितने भी बौद्ध परिसर है हमारे यहाँ, 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नागार्जुन जी वहां रहे, तो उस परिसर को डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ताकि देश के विदेश के यात्री आए वहां। तो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहेजने संवारने का काम हम लोग कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं गौ माता की, गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन हम 10,000 का उठान बना दिए। गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं। गोबर से अर्थव्यवस्था, लोगों की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। गाय की सेवा भी कर रहे हैं। तो ये हमारे किसानों की परंपराएं रही है कि पशुपालन भी करना है। अब पशुपालन आज अनार्थिक हो गया है, उसको आर्थिक कर रहे हैं। तो एक तरफ हम ये जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ आ गया भाई कि उसके काट हम दे रहे हैं, हिंदुत्व के काट कर रहे हैं? ये तो हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। नहीं तो अभी तक छत्तीसगढ़ को नक्सलियों के नाम से जानते थे, नक्सलगढ़ के नाम से। आज तो जानने लगे कि छत्तीसगढ़ में क्या है। अब दूसरे रूप में आप बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी सबसे पहले सवाल आपका नक्सल के मामले में होता, लेकिन पहला सवाल वो हुआ नहीं, अभी तक भी नहीं पूछे हैं। उसका कारण क्या है? कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारी चीजों को हमने देश और दुनिया के मानचित्र में सामने ला रखा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने व्यस्त शेड्यूल से एक समय निकाला, थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।
I just want to set the tone for this discussion. And what we must realize is that 20 years ago, summer in Delhi was almost 5 hours power cut a day. We used to use a phrase 24/7, and we still use the word 24/7. The difference is that 20 years ago, in 7 days, you would get 24 hours of power. Today, literally in 24 hours, you get full power. So there's a lot in terms of how the 24/7 phrase has changed. So walk us through that for a sector which almost went through a existential crisis, both at the central level, state level, even at municipal level. Why is that we've seen radical power reforms? I mean, it's extraordinary, isn't it? In the last 8 to 9 years, power sector has tremendous transformation. REC was nodal agency on behalf of Ministry of Power, Government of India, to carry out massive exercise of village electrification. It was launched in December 2014. We carried out 100% village electrification. About 18,347 villages were electrified over a period of 41 months. We have been able to resolve the issue of universal access to electricity. At the same time, we have also been focusing on strengthening the distribution infrastructure. That's why, as you rightly pointed out, that reliability of power supply has improved tremendously. You won't find inverters and DG generator sets. Earlier it used to be the norm. Now it has gone away. Now the electric supply in rural areas, which was earlier about, in the year 2012, it was about 12 to 13 hours. It has gone up to more than 22 hours in the rural areas. And in urban areas, we have been able to supply reliable power supply more than 23.5 hours in a day. Now is the second part, which is that the world is getting what is called as ESG conscious. Environment, social and governance. E is the biggest challenge for us. India has, out of the top 10, 6 most polluted cities. And India, a large part of the power is still generated by thermal, which is coal, just for the benefit of the audience here. What will happen at a time when we need to transit into new sources of power, but our co-dependence is still on thermal? I would like to highlight that India is one of the few G20 countries which has been able to maintain its nationally determined contribution as committed in Paris Agreement in 2015. We had committed that our 40% of installed electricity will come from non-fossil fuel sources by the year 2030. But we have achieved this 40% installed capacity in the year 2021 itself. Now we have increased our ambition that our 50% of installed capacity will come from non-fossil fuel sources by the year 2030. And we are targeting about 500 gigawatt of installed electricity capacity from the non-fossil fuel sources. REC, Rural Electric Corporation, now it used to be a symbolic word which you used to use because your business has completely transitioned. Walk us through that. Actually, REC was established in 1969. That time it was just after Green Revolution to energize the electric pumps. Now, REC's role has gone much beyond that. It became a non-banking finance company, then it became Mini Ratna company, then it became Navratna company. Now, last year, REC has become Maharatna company. Now, our focus, the REC used to be known as for rural electrification now. Now, in future, as per our new business strategy, REC would be known for renewable energy. RE will stand for renewable energy. Our main focus is going to be the financing the energy transition efforts in the country, be it the solar, wind, hybrid projects, or since renewable energy is intermittent in nature, we need to have storage solution. Unless we have a storage solution, we'll not be able to provide the grid stability. So we are also planning to finance storage solution like battery energy storage or pump storage projects or hydrogen fuel cell projects for which research and development activity is going on. We are also targeting new areas like green hydrogen, green ammonia, and offshore wind also. That is going to be our main focus as far as REC's business strategy is concerned. My next question, let's understand REC. Now,
Your cost of borrowing is perhaps just slightly above what the Government of India 10-year paper is. Your NPAs have come down, and I think you are aiming to become a zero net NPA company soon. How will you achieve that in the next 3 to 4 years? Last year, we have been able to resolve about 10 stressed assets. So we have been able to get the good value. Earlier, we had made provision of 70% in our loan books for this stressed asset, but we were able to take proactive action, and our haircut has been less than what was anticipated. Let's just give an example, and for the house here and for the audience here. Solar power prices 10 years ago were 15 rupees per unit. Now they've come down to almost 3 rupees per unit. Yeah. And I've been told that in the next 3 to 4 years, they will go down by another 80%. If you are financing, let's say, a solar project where the cost of production is decreasing, unlike thermal where the cost of power and cost of production does not increase, how would you finance these projects where the cost and the technology is always changing? Yeah. In fact, going forward, the cost of renewable energy, cost of the power generated from renewable energy sources is going to come down. It has touched about 2 rupees 45 paisa per unit as of now. So what we are planning to do is that we are targeting bring down the interest rate. We are targeting low-cost financing from external commercial borrowing. We are targeting to get as much as low-cost financing for the renewable energy sector, and will be able to match the reduction in interest rate by increasing the volume of our financing. But states still and state discoms still right now are not in a good financial state. We pretty much know that every time when it comes to managing power, when it comes to the deficit, if I may use the word power ki chori, it is still there. That is a structural problem for us. So while what the central government has done is great, some states are also leading the charge in terms of filling the void between power shortage versus power demand. In general, what is the long-term solution for this? For distribution sector, Ministry of Power has taken a lot of initiatives in the last few years. We had brought liquidity infusion scheme when onset of the COVID took place in 2020. About 1,12,000 crore was infused in the discoms to pay the dues of the GenCos and transmission companies. Now, in the year 2021, this revamped distribution sector scheme has been launched. That is primarily to improve the financial health of the distribution companies. We are targeting to bring down the AT&C losses to about 15%. In fact, post-COVID, there has been a lot of improvement. Last year itself, the AT&C losses have come down from 22% to 17%. Similarly, there has been huge reduction in the government department dues. Earlier, it used to be about 90,000 crore. Now it has come down to about 60,000 crore. Similarly, the legacy subsidy, which state governments are supposed to give it to the DISCOM, it has also come down. Earlier, it used to be about 99,000 crore. It has come down to about 72,000 crore. So with the proactive efforts and reforms being undertaken in revamped distribution sector scheme, I hope that financial health of the DISCOMs will definitely improve. One final question. Next 3 to 5 years, where do you see power pricing in rural India moving and urban India moving? Power prices are likely to come down actually, because more of this renewable energy is getting injected. The cost of the renewable energy is going to come down. So most of the next 3 to 4 years, the cost of the power is going to come down because of the improvement in the distribution system also. It's been such a fascinating chat we've had. We started with how the power demand in India versus how the power ability in the demand has moved. We underestimate that from 10 to 12 hours of availability of power now it's gone to 22 hours in rural India and almost 23 and a half hours when it comes to urban India. Companies like REC, what role they've played is absolutely amazing and fascinating. And if one looks at what the stock performance of REC is, I want to share a data here. It's one of the best performing stocks in the last 2 years. So keep up the good work, and I'm sure investors will continue to keep this faith on you. So thank you very much, and so lovely of you that you could find time to join us at the India Economic Conclave. Thank you, Nikhil.